So hey and welcome student. This is me Ekta Mishra. Today we are going to start our organic chemistry part. So basically class 11th का organic chemistry हम लोग start करने जा रहे हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिकली है क्या ये पता होना चाहिए हम लोग को. तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री ऑफ कार्बन है. मीन्स कार्बन की केमिस्ट्री के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो उसे हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलेंगे. ठीक है. उसके बाद कार्बन की एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, कैटिनेशन. ठीक है. कार्बन हैज़ अ यूनिक प्रॉपर्टी कॉल्ड कैटिनेशन. अब कैटिनेशन क्या होता है? तो कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है कार्बन की, ये आप सभी को पता होगा. और जैसे कि कैटिनेशन मीन्स होता है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी. ठीक है. खुद से खुद का बॉन्ड बनाना. तो कार्बन और कार्बन कार्बन से बॉन्ड बनाता है, चूँकि कार्बन और सारे एटम से बॉन्ड बनाता है, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, हैलोजन्स. ठीक. तो बेसिकली कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या हो गई, कार्बन की एक यूनिक प्रॉपर्टी है. ठीक है. जिसे हम सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी कहते हैं. ठीक है. अब इस चीज़ को हम एक सेपरेट ब्रांच में पढ़ते हैं. कार्बन की केमिस्ट्री को हम एक सेपरेट ब्रांच में पढ़ते हैं जिसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं. ठीक है. उसके बाद से आता है जनरल इंट्रोडक्शन. तो जनरल इंट्रोडक्शन में आपको पहला पैराग्राफ आपको जो इतना है ये बहुत इन्फॉर्मेटिव है. ठीक है. तो बहुत मेन चीज़ हम यहाँ पे पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट समझेंगे, बाकी बुक रीडिंग यहाँ पे नहीं होगी. ठीक है. तो आइए स्टार्ट करते हैं. साइंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ अबाउट 200 ईयर एगो. अब देखिए जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की साइंस है वो 200 साल पुरानी है. ठीक है. अराउंड द ईयर 1780 के आसपास केमिस्ट बिगन टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑर्गेनिक कंपाउंड. अब केमिस्ट ने स्टार्ट किया ऑर्गेनिक कंपाउंड को डिस्टिंग्विश करने के लिए. ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स. जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो क्या होते हैं, ऑब्टेन्ड होते हैं, पाए जाते हैं प्लांट और एनिमल से, और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं. ठीक है. मतलब जो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से पाया जाता है, जो कि प्लांट और एनिमल से. ठीक है. और वहीं पे इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो आपका है वो कहाँ से पाया जाता है, मिनरल सोर्स यानी नॉन लिविंग से. ठीक है. फिर आते हैं बर्जीलियस. बहुत भयंकर नाम है इनका. तो इन्होंने बात भी बहुत भयंकर ही बोली थी. ये स्वीडन के रहने वाले थे, स्वीडिश केमिस्ट थे. प्रपोज दैट अ वाइटल फोर्स ही was responsible for the formation of organic compound. तो बेसिकली बर्जीलियस साहब ने इन्होंने ये कहा कि जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको हम बना नहीं सकते. ठीक है. इनऑर्गेनिक कंपाउंड से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को नहीं बना सकते हैं. ठीक है. इन्होंने बेसिकली ये कहा कि कुछ जादुई शक्तियाँ यानी वाइटल फोर्स हैं जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करती हैं. ठीक है. मीन्स कोई वाइटल फोर्स है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करती है, और इनऑर्गेनिक कंपाउंड से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को नहीं बना सकते. इन्होंने ये बात बोली थी. ठीक है. तो बेसिकली इनके बात को ना रिजेक्ट कर दिया गया था 1828 में, क्योंकि इन्हें बहुत वाहियात बात बोली थी. ठीक है. क्योंकि इन्होंने बोला था कि कुछ जादुई शक्तियाँ होती हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाने के लिए. ठीक है. तो उस समय पे एफ वोलर साहब आते हैं. इन्होंने सिंथेसाइज किया ऑर्गेनिक कंपाउंड को. ठीक है. कहाँ से, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से. ठीक है. तो क्या हुआ, बर्जीलियस साहब का तो यहाँ पे मुंह बंद हो गया होगा. तो एफ वोलर साहब ने ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाया कहाँ से, इनऑर्गेनिक कंपाउंड यानी अमोनियम साइनेट से. तो बेसिकली इन्होंने अमोनियम साइनेट को हीट किया और वहाँ से एक ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी यूरिया का फॉर्मेशन कर दिया. ठीक है. उसके बाद से कुछ और साइंटिस्ट आते गए, जैसे कि यहाँ पे कोल्बे साहब हैं. इन्होंने सिंथेसाइज किया था एसिटिक एसिड को, कहाँ पे, लैब में. बर्थलॉर्ड साहब आते हैं. इन्होंने भी मीथेन को सिंथेसाइज किया था लैब में. ठीक है. तो आगे और सारे साइंटिस्ट आते गए और बर्जीलियस साहब के जो पॉइंट इन्होंने बोला था उसको डिस्प्रूव करते गए. ठीक है. इन्होंने ये सारे बोलते गए कि ऐसा कुछ भी नहीं है. ठीक है. तो इन लोगों ने आगे चल के कई सारी चीज़ों का फॉर्मेशन किया, एसिटिक एसिड बनाया, यूरिया बनाया, मीथेन बनाया. ठीक है. और सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाए लैब में. तो बेसिकली यहाँ पे हमको एक रिएक्शन दी गई है. ये इम्पॉर्टेंट है हमारे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से और हमारा नीट पॉइंट ऑफ व्यू से. क्या है यहाँ पे, जो अमोनियम साइनेट है क्या है, NH4
CNO, इसको हम हीट करेंगे और हम बनाएंगे NH2CO NH2, यानी नाच दो CO नाच दो, NH2 नाच दो CO नाच दो। ये बस याद करने के लिए आपको एक बताया है, बट ऐसा कुछ होता नहीं, नाच दो CO नाच दो, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हमारी दूसरी टॉपिक आती है जो कि है टेट्रावैलेंस ऑफ कार्बन, शेप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो द शेप ऑफ कार्बन कंपाउंड, तो आइए हम पढ़ते हैं कार्बन कंपाउंड का शेप। हाइब्रिडाइजेशन इन्फ्लुएंस द बॉन्ड लेंथ, ठीक है। तो जो हाइब्रिडाइजेशन है वो असर करती है, असर डालती है किस पे, बॉन्ड लेंथ पे और बॉन्ड इंथैल्पी पे, ठीक है, बॉन्ड लेंथ पे और बॉन्ड इंथैल्पी पे। अब बॉन्ड इंथैल्पी क्या है, वही बॉन्ड का स्ट्रेंथ, ठीक है। इन ऑर्गेनिक कंपाउंड the sp hybrid orbital contain more s character and hence it is closer to its nucleus and forms shorter and stronger bond than the sp3 hybrid orbital। तो बेसिकली इसे समझने के लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि sp3 में या sp2 में या sp में जो s परसेंटेज करेक्टर है वो कितना है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है ना कि sp हाइब्रिड ऑर्बिटल कंटेन s परसेंटेज मोर देन, मतलब कितना s परसेंटेज करेक्टर ये कंटेन करता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें पता करनी है। तो ये चीज़ पता होगी तो हम ये भी पता लगा पाएंगे कि न्यूक्लियस के वो कितना पास है, ठीक है, या फिर वो शॉर्टर है या फिर स्ट्रॉन्गर है, मजबूत बॉन्ड है उसका, ठीक है। तो आइए देखते हैं ये sp और sp2 sp3 का जो s परसेंटेज है वो बेसिकली कितना है। तो देखिए यहाँ पे आपका हो गया sp3। अब s कैरेक्टर परसेंटेज हम कैसे निकालते हैं, तो देखो s आपका है, s आपका ऊपर रख दिया जाएगा, ठीक है, s को आप ऊपर रख देंगे। उसके बाद से नीचे कितने हैं, 4 ऑर्बिटल है, 3p का हो गया और एक s का हो गया, तो 3 + 1 ऐसे देख लो ना, 1/4 आ जाएगा। और फिर हमें परसेंटेज ही तो निकालना है, तो परसेंटेज कैरेक्टर निकालने के लिए इंटू 100 कर देंगे और हमारा कुछ आ जाएगा 25%। तो इससे ये पता चलता है कि जो sp3 का है, sp3 है उसका जो s परसेंटेज करेक्टर है वो कितना है, 25% है। वैसे ही sp2 का हम देख लेते हैं, तो sp2 का कितना हो जाएगा, एक s ऊपर है और 3 ऑर्बिटल है, तो 3 × 100 रख देंगे, इसका कितना हो जाएगा 33.3%, कुछ ऐसे ही आपका अप्रॉक्स आएगा। फिर sp का हम देख लेते हैं, तो sp का क्या होगा, sp का हो जाएगा एक s ऊपर है, ठीक है, और 2 ऑर्बिटल, एक p और एक s नीचे है, इंटू 100 कर देंगे, तो सबसे ज़्यादा 50% sp का आएगा। तो sp3 का आ रहा है 25%, sp2 का आ रहा है 33.3% और sp का आ रहा है 50%, ठीक। तो sp में s परसेंटेज का कैरेक्टर ज़्यादा है। sp में जो sp है आपका उसके s परसेंटेज का कैरेक्टर ज़्यादा है, कितना भाई, 50% है, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे आपको पता लगी है कि जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो कंटेन करता है मोर s कैरेक्टर को एंड हेंस इट इज़ क्लोजर, और ये क्लोजर है न्यूक्लियस के ये पास है, और ये शॉर्टर है मतलब छोटा है, और ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, मजबूत बॉन्ड है, ठीक है, देन द sp हाइब्रिड, किससे, sp3 हाइब्रिड से। क्यों, क्योंकि भाई sp3 का तो 25% है ना, तो वो तो सबसे कम होगा ना, तो sp का ज़्यादा होगा, ठीक है। तो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल इज इंटरमीडिएट इन s कैरेक्टर, तो s कैरेक्टर में जो sp है वो इंटरमीडिएट है, ठीक है, बिटवीन sp एंड sp3, hence the length and enthalpy of bond it form are also intermediate between them। तो देखो जो sp2 है वो जब उसका s कैरेक्टर इंटरमीडिएट है तो उसका जो होगा इंथैल्पी होगी वो भी क्या होगी, बॉन्ड की इंथैल्पी होगी, या फिर बॉन्ड का लेंथ होगा वो क्या होगा, वो भी इंटरमीडिएट ही होगा, ठीक है। द चेंज इन हाइब्रिडाइजेशन अफेक्ट द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन, द ग्रेटर द एस करेक्टर ऑफ द हाइब्रिड ऑर्बिटल द ग्रेटर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। जितना एस करेक्टर जिसका ज़्यादा होगा उसकी निगेटिविटी उसकी उतनी ज़्यादा होगी। तो बेसिकली क्या कहने का इसका मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो आपका sp है, यहाँ पे देख लीजिए, जो आपका sp है वो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी, फिर sp किसकी होगी, sp2 की होगी या 3 की होगी,
जाहिर सी बात है 2 की होगी, sp2 की होगी, फिर आपका sp3 आ जाएगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा sp की होगी, ठीक है, फिर sp2, फिर sp3। Thus a carbon atom having sp orbital with 50% s character is more electronegative than that possessing sp2 and sp3 hybrid orbital। तो वही बताया गया है कि sp2 का जो sp है उसका 50% है, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, मोर होगी, ज़्यादा होगी, देन द किससे, एज कम्पेयर टू किससे, sp2 से और sp3 से, ठीक है। This relative electronegativity is reflected in several physical and chemical property। तो जो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ये रिफ्लेक्ट करती है कई जगह, सेवरल मीन्स कई जगह, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को ऑफ द मॉलिक्यूल के। सो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो आइए आगे देखते हैं कौन सा हमें टॉपिक पढ़ना है, ठीक है। तो अगला हमारा टॉपिक आता है सम कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ पाई बॉन्ड, ठीक है। पहले टॉपिक में हमने बात किया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होगी, sp की या sp2 की या sp3 की, और हम लोगों ने sp3 में, sp2 में और s में s परसेंटेज कैरेक्टर कितना होता है ये निकाला था और देखा था कि किसका बॉन्ड इंथैल्पी ज़्यादा रहेगा और किसकी बॉन्ड लेंथ कम रहेगी या फिर ज़्यादा रहेगी, कौन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रहेगा, कौन न्यूक्लियस के पास रहेगा। तो ये मैंने अपने अबव वाले पैराग्राफ में या टॉपिक में देखा था, ठीक है। तो अभी आपको ये बता देते हैं, जैसे कि आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज़्यादा होती है किसकी कम होती है ये आपको पता है, ठीक है। तो अब ये देखो कि वीक बॉन्ड किसका होता है, sp का होता है, sp2 का होता है या sp3 का वीक बॉन्ड होता है, ठीक है। तो वीक बॉन्ड किसका होता है, ये आपका मान लो sp3 है, sp3 का क्या होगा, कुछ ऐसे sp3 होगा, ठीक है। अगर सिंगल बॉन्ड होते हैं तो उसे हम sp3 बोलते हैं, ठीक, ये सभी को पता होगा। और अगर डबल बॉन्ड होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, sp2, यहाँ पे डबल बॉन्ड है sp2 बोलेंगे। और अगर ट्रिपल बॉन्ड होते हैं तो वहाँ पे हम क्या बोलते हैं, sp कैरेक्टर है, ठीक है, sp है, समझ में आ गया होगा। जहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगा वहाँ पे sp3 बोलेंगे, जहाँ पे डुअल बॉन्ड होगा वहाँ पे sp2 बोलेंगे, जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होगा वहाँ पे sp बोलेंगे। तो इन सब में से वीक बॉन्ड किसका होता है, sp3 का वीक बॉन्ड होता है। और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड किसका होता है, sp का। तो अगर इसका वीक बॉन्ड होगा तो इसका क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, ठीक है। तो आपको ये वीक बॉन्ड पता चल गया। और ग्रेटर एस कैरेक्टर कितना होगा या एस परसेंटेज किसका होगा, sp का होगा। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी, sp की होगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं सम कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ पाई बॉन्ड्स पे, ठीक है। लेट्स गेट स्टार्टेड। इन अ पाई बॉन्ड फॉर्मेशन पैरेलल ओरिएंटेशन ऑफ 2p ऑर्बिटल ऑन एडजेसेंट एटम। तो देखिए पाई बॉन्ड के फॉर्मेशन के वक्त जो पैरेलल ओरिएंटेशन है किसका, 2p ऑर्बिटल का, और एटम के पास एडजेसेंट एटम जो होगा, ठीक है, उसके साथ क्या है, नेसेसरी है, होना ज़रूरी है, प्रॉपर साइड बाई साइड ओवरलैपिंग। अब देखो ये क्या कह रहा है, समझाने की कोशिश करते हैं, ऐसे समझ में नहीं आएगा। एग्जाम्पल लिया गया है यहाँ पे, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन और इधर भी हाइड्रोजन, ठीक है। आप सभी को पता है ये सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा बॉन्ड, बट ये है क्या है, पाई बॉन्ड, ठीक। अब क्या बोला है कि पैरेलल ओरिएंटेशन ऑफ 2p ऑर्बिटल मीन्स, ये देखिए यहाँ पे हमारा क्या होगा, 2p ऑर्बिटल, ठीक है। पैरेलल ओरिएंटेशन क्या है, ये एक दूसरे के पैरेलल ही तो है, ये इसका पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो पैरेलल हुआ ना, पैरेलल ओरिएंटेशन है। एडजेसेंट एटम यानी एक कार्बन एटम है और उसके एडजेसेंट मतलब क्या होता है, बगल का एटम, उससे लगा हुआ एटम, तो ये एडजेसेंट हो गया, ठीक है। अब ये क्या है, इस पे साइड बाय साइड ओवरलैपिंग हो रही है, इस पे साइड बाय साइड ओवरलैपिंग हो रही है। तो वही चीज़ अभी बताया कि इन अ पाई बॉन्ड में जब पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो जो पैरेलल ओरिएंटेशन होता है किसके बीच, 2p ऑर्बिटल के बीच पैरेलल ओरिएंटेशन होता है। और जो एडजेसेंट कार्बन है
उन दोनों में क्या होती है, प्रॉपर साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होती है, ठीक है, प्रॉपर साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होती है, ठीक है। अब ये क्या होगा, हमारा अनहाइब्रिडाइज होगा, और ये जो होगा हमारा ये होगा हाइब्रिडाइज, ठीक है। तो अनहाइब्रिडाइजेशन और हाइब्रिडाइजेशन इधर होगा, ठीक है। आई थिंक इतना सबको पता चल गया होगा। तो आगे आओ पढ़ते हैं अपनी एनसीईआरटी से क्या क्या इंपॉर्टेंट बात इसने बोला है, ठीक है। तो यहाँ तक तो पढ़ लिया, एक साइड बाय साइड ओवरलैपिंग होगी, देख भी लिया। दस इन CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो उसी का एग्जाम्पल लिया था ना अभी, CH2 डबल बॉन्ड CH2, देख लो भाई, नहीं तो फिर बोलोगी मैंने कुछ गलत बता दिया। देखो ये तो था ना, क्या है, CH2 है ना, 2 हाइड्रोजन है, इधर क्या है, CH2 है ना, तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 मॉलिक्यूल ऑल द एटम मस्ट बी इन अ सेम प्लेन, जितने भी एटम है वो क्या होंगे, सेम प्लेन में होंगे। अभी बता रहे हैं क्यों, ठीक है। द p ऑर्बिटल आर म्यूचुअली पैरेलल टू बोथ ऑफ p ऑर्बिटल। अब यहाँ पे जो p ऑर्बिटल है वो क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है p ऑर्बिटल आर म्यूचुअली पैरेलल टू बोथ ऑफ p ऑर्बिटल आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल्स। अब आपस में ये पैरेलल है, लेकिन प्लेन में ये क्या है, परपेंडिकुलर है। अब ये भी समझ लो प्लेन क्या होता है, ये हो गया हमारा प्लेन, ठीक है। यहाँ पे आपका p ऑर्बिटल है, यहाँ पे आपका p ऑर्बिटल है, परपेंडिकुलर बोला है ना, तो इधर क्या बन रहा है, सॉरी इधर क्या बन रहा है, 90 डिग्री बनना है। 90 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो इधर भी 90 डिग्री बनना है, इधर भी 90 डिग्री बनना है, तो क्या है, परपेंडिकुलर है। तो प्लेन में क्या है, ये परपेंडिकुलर है, और वैसे ये क्या है, पैरेलल है, ठीक है। रोटेशन ऑफ वन CH2 fragment with respect to other interferes with maximum overlap of p orbital, and therefore such rotation about carbon carbon double bond is restricted। अब बेसिकली ये क्या कहना चाह रहा है, देखो भाई, ये p ऑर्बिटल एक दूसरे के पैरेलल हैं, बता दिया आपको, ठीक है, एंड परपेंडिकुलर है प्लेन ऑफ द मॉलिक्यूल के, ठीक। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि अगर हम पाई बॉन्ड के अक्रॉस रोटेशन करने का ट्राई करेंगे, अगर हम पाई बॉन्ड के अक्रॉस रोटेशन करने का ट्राई करेंगे तो क्या होगा, रोटेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऊपर और नीचे क्या हो रहा है, ओवरलैपिंग हो रही है ना। अभी आपको p वाला बताया ना, p ऑर्बिटल ऊपर नीचे ओवरलैपिंग कर रहा है, ठीक है। तो अगर रोटेशन करने का ट्राई भी करेंगे ना, तो पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा, अपना पाई बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर लिखा है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का रोटेशन क्या होगा, रेस्ट्रिक्टेड होगा, ठीक है, नहीं होगा, कोई भी रोटेशन नहीं होगा, ठीक है। अब द इलेक्ट्रॉन चार्ज क्लाउड ऑफ द पाई बॉन्ड इज लोकेटेड अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ बॉन्डिंग एटम। अब ये इलेक्ट्रॉन चार्ज क्लाउड क्या है, वही p ऑर्बिटल वाला जो ऐसे है, तो ये ऊपर और नीचे भी है ना, तो लिखा है लोकेटेड अबव एंड बिलो, ऊपर और नीचे, ठीक है। इसीलिए क्या होगा, कोई भी रोटेशन पॉसिबल नहीं है। दिस रिजल्ट इन द इलेक्ट्रॉन बीइंग ईजिली अवेलेबल टू द अटैकिंग रिएजेंट, ठीक है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन हमेशा अवेलेबल होगा, ठीक है। क्यों, देखो पाई बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो ऊपर भी दिख रहा है, नीचे भी दिख रहा है, इसलिए रोटेशन नहीं होगी, ठीक है। अब आपको पता है कि सिग्मा और पाई बॉन्ड के बीच में आपका वीक बॉन्ड कौन सा है, पाई बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो ईजिली पार्टिसिपेट कर जाएंगे किस में, बॉन्डिंग में, ठीक है। तो यही चीज़ लिखी है कि दिस रिजल्ट इन इलेक्ट्रॉन बीइंग ईजिली अवेलेबल, ईजिली अवेलेबल रहेगा किसके लिए, टू अटैकिंग रीएजेंट। इन जनरल पाई बॉन्ड प्रोवाइड द मोस्ट रिएक्टिव सेंटर इन द मॉलिक्यूल कंटेनिंग मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है। तो आई थिंक आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है, बिना किसी कठिनाई के। तो प्रॉब्लम हम लोग अभी देख लेते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है इन द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी और फिर नीट से भी, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं, पाई बॉन्ड किधर होगा, सिग्मा बॉन्ड किधर होगा, sp2 कहाँ होगा, sp3 कहाँ होगा, ठीक है, हमको पहचानना रहता है। तो आइए इसको जल्दी से देख लेते हैं, ठीक। तो आइए एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखिए इसमें क्या होगा, इसमें पूछ रहा है कार्बन कार्बन का सिग्मा बॉन्ड, तो यहाँ पे कार्बन कार्बन है, ठीक है, यहाँ पे एक सिग्मा बॉन्ड हो गया, 2 पाई बॉन्ड हो गया, इधर भी कार्बन कार्बन है, ठीक है, इससे लगा हुआ, तो यहाँ पे भी एक क्या हो गया, सिग्मा बॉन्ड हो गया, इधर भी कार्बन है, तो यहाँ पे क्या हो गया, एक सिग्मा बॉन्ड हो गया, ठीक है। उसके बाद से बेसिकली कितने सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे आपके,
4 हो जाएंगे। ठीक है, जब आप इसको तोड़ के एकदम लिखेंगे तो आपको पता चलेगा कार्बन कार्बन का 4 सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, वैसे ही कार्बन हाइड्रोजन का 6 सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आप देखेंगे तो आपको यहाँ एक ही मिल रहा है, तो एक है। और पाई बॉन्ड देखेंगे कार्बन कार्बन का तो कितना है, 2 है। ठीक है, उसके बाद से आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन पता करना है, sp2 sp3 ये सब। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, तोड़ के इसको लिख लो भाई, CH3 लिखा है और Cl है, तो तोड़ के जब लिखोगे इसको ना तो सिंगल सिंगल बॉन्ड मिलेंगे। अगर सिंगल बॉन्ड मिल रहा है तो क्या होगा, sp3 हो जाएगा। अगर हमें डुअल बॉन्ड मिल रहा है तो sp2 हो जाएगा। और अगर ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है तो कहाँ क्या हो जाएगा, sp हो जाएगा। ठीक है, तो अभी बहुत ज़्यादा इसको समझाने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि बहुत बेसिक चीज़ें हैं, आनी चाहिए और आती भी होंगी आप लोगों को। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देख लो, यहाँ पे क्या क्या है, डबल बॉन्ड है ना। डबल बॉन्ड हो गया तो sp होगा। इधर देख लो, सिंगल बॉन्ड है, कोई भी मतलब बॉन्ड डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सिंगल है। तो यहाँ पे क्या होगा, sp3 हो जाएगा। और ट्रिपल बॉन्ड अगर आपको मिलेगा तो sp हो जाता है। ठीक है, अब sp को हम क्या बोलते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर बोलते हैं। और sp3 को हम टेट्राहाइड्रल बोलते हैं। और sp को हम लीनियर बोलते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, एग्जाम्पल से आपको समझा देते हैं ये ट्राइगोनल प्लेनर टेट्राहाइड्रल और लीनियर क्या होता है। देखिए, जैसे कि यहाँ पे आपका है H2C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, sp होगा आपका, sp हाइब्रिडाइज होगा, क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर होगा। ठीक है, उसके बाद से आपका आता है CH3 और फ्लोरीन F। यहाँ क्या होगा, सिंगल बॉन्ड मिलेंगे ना, तो यहाँ पे sp क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, टेट्राहाइड्रल मिलेगा। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है तो sp हो जाएगा और क्या मिलेगा, लीनियर मिलेगा। अब इसकी डिग्री भी जान लो, जब सब जान ही रहे हैं तो डिग्री भी जान लेते हैं। ठीक है, sp3 क्या होता है, हमेशा सिंगल बॉन्ड को बोलेंगे, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, कोई भी डुअल बॉन्ड नहीं है, तो sp3 हो जाएगा। और ये टेट्राहाइड्रल होता है और इसका बॉन्ड होता है 109 डिग्री, इसका बॉन्ड होता है 109 डिग्री। उसके बाद से sp2 का क्या होता है, डुअल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है, इसका प्लेनर होता है ये, और प्लेनर भी बोल सकते हैं और ट्राइगोनल प्लेनर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो TP प्लेनर और ट्राइगोनल प्लेनर, और 120 इसका डिग्री होता है। ठीक है, उसके बाद से आपका आ जाता है sp यानी ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, लीनियर बोलते हैं। और लीनियर का क्या होता है, 180 डिग्री होती है, इसकी डिग्री 180 होती है। सो आई होप आप सभी को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो पढ़ते रहिए। अब अगला जो भी होगा, हम वीडियो को बड़ा नहीं करना चाहते, अगला जो भी टॉपिक होगा हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।